गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी पढ़ रहे थे 50 मार्क्स का। आईसीआई के मॉड्यूल से आपका सी इंटर का ये सिलेबस आप पढ़ रहे थे। इसमें अब तक अपने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लें ताकि आपको आगे का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। अब हम पेज नंबर 23 की बात पे आएंगे। पेज नंबर 23 लास्ट टॉपिक हमारा जीएसटी जो हो गया था, अपना जीएसटीएन हो गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क हो गया था, जीएसपी हो गया था, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आप 23 पेज पर, कंपनसेशन सेस। पेज नंबर 23 कंपनसेशन सेस। पहले से आप समझ लें ध्यान से कंपनसेशन सेस क्या है, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। कंपनसेशन तो समझते हैं, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको उसे एक अमाउंट पे करना होता है सेटलमेंट के लिए, जिसे आप कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन होता है क्षतिपूर्ति। हिंदी में किसी को आपने हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, बिजनेस टर्म में बात की जा रही है, तो आप उसे जो पेमेंट करते हैं वो कंपनसेशन कहलाता है। अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या, इसे ध्यान से समझिए। पहले सीएसटी लगता था। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बेचते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। जैसे राजस्थान से कोई गुड्स मध्य प्रदेश एमपी बेचा जा रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट सीएसटी कलेक्ट करती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है। सपोज ये 2000 रुपीज़ कलेक्ट हुआ एक टैक्स सीएसटी के नाम से, किसको जमा होगा? ये राजस्थान गवर्नमेंट को पे करेगा वो बिजनेसमैन। कलेक्ट तो बिजनेसमैन करेगा और कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्योंकि जो सीएसटी था वो एक प्रोडक्शन टैक्स था, मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्ट बना है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट बना है, इसे प्रोडक्शन से रिलेटेड बोल सकते हैं। प्रोडक्शन कहाँ हुआ इस गुड्स का? राजस्थान में, और राजस्थान से सामान एमपी बिक रहा है तो ये प्रोडक्शन तो राजस्थान में हुआ। तो एक तरह से राजस्थान गवर्नमेंट को ही उसका बेनिफिट मिलता था क्योंकि प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा था। पर अब आप जब जीएसटी लेके आए तो जब गवर्नमेंट जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी तो जीएसटी में आपने क्या बोला? ये फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ पे इस गुड्स का कंजम्पशन होगा वहीं उसे टैक्स दिया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट को या उस यूनियन टेरिटरी को। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि भाई बनेगा राजस्थान में, पर अगर बिकेगा ये गुड्स एमपी में तो जो आईजीएसटी लगेगा, अब आप पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी आपको पे करना होता है। और आईजीएसटी कौन कर लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। पहले तो उसी स्टेट की इनकम होती थी जैसे स्टेट से बिकता था, सीएसटी वही स्टेट रखता था। पर अब आप कह रहे हैं कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जहां वो कंज्यूम होगा गुड्स, कंज्यूम कहाँ होगा, काम में कहाँ लिया जाएगा वो गुड्स? मध्य प्रदेश में। तो ये जो आईजीएसटी चार्ज होगा ये किसको जमा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इससे जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे गुड्स बनता है, उन स्टेट्स को नुकसान होगा, उनकी रेवेन्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि पहले उन्हें मिलता था टैक्स, अब आप कह रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगा। जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा उन स्टेट्स को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जैसे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में। हरियाणा। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एट्सेट्रा। तो आप कह रहे हैं कि ये मेहनत तो ये स्टेट कर रहे हैं, बना तो ये रहे हैं, प्रोडक्शन तो यहाँ हो रहा है, और बिग यहाँ पे रहा है, यानी कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है सामान। तो जो टैक्स कलेक्शन होगा वो इन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, वो इन गवर्नमेंट को मतलब आईजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से कुछ पैसा इन्हें ट्रांसफर करेगी, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। कंजम्पशन स्टेट को मिलना चाहिए टैक्स का बेनिफिट, तो कलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी आईजीएसटी, फिर उसमें से कुछ शेयर इनको इन स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। अभी तो आप समझ लें कि जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होता है उन स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो ऑब्जेक्शन करेंगे जीएसटी लाने पे कि ये तो गलत है, हमारी इनकम तो कम हो गई, पहले सीएसटी तो हम ही को ही कम मिलता था, अब आप जीएसटी लेके आ गए तो इन स्टेट्स को फ़ायदा हो रहा है, हमें तो लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट अगर ये ऐसा होगा तो इन्होंने ये सारे स्टेट अड़ गए कि हम जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, हम आने ही नहीं देंगे जीएसटी, क्योंकि राज्यसभा में भी तो बिल पास करना होगा। आप पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं, अगर कोई कानून बनाना है तो एक तो लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस में बिल पास कराना होता है। फिर जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है राष्ट्रपति, तो वो एक्ट बन जाता है।
तो लोकसभा में तो चलो आप पास करा लोगे, मोदी गवर्नमेंट है, पर राज्यसभा में तो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के नॉमिनी होते हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राज्यसभा में बिल अटक जाएगा, स्टेट चाहेंगे ही नहीं, वो स्टेट ऑब्जेक्शन करेंगे कि मेजोरिटी से बिल पास नहीं होने देंगे कि भैया हमें तो लॉस है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन स्टेट के साथ एक प्रॉमिस किया, इसे ध्यान से समझिए। जीएसटी को लाना ज़रूरी था ताकि ये पूरे इंडिया में एक सिंगल टैक्स सिस्टम जनरेट हो, अलग अलग साइट्स पे ना जाना पड़े, अलग अलग टैक्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना करना पड़े, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे रेट ना हो, एक यूनिफॉर्म रेट बन हो जाए पूरे इंडिया में, एक ही रेट से टैक्स लगे और एक ही साइड से सारे काम हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन स्टेट्स को बोला, सभी स्टेट्स को बोला, उनको क्या, सभी को मान लीजिए अब इसमें कि अगर जीएसटी के आने से, जीएसटी अप्लाई होने से 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ, अगर जीएसटी अप्लाई होने के बाद अगर आपको कोई लॉस होता है, आपकी इनकम लॉस, मतलब लॉस की कौन सी बात की जा रही है, रेवेन्यू, जो आपको टैक्स का कलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उनके लिए रेवेन्यू होती है, इनकम बोलते हैं वो। टैक्स स्टेट गवर्नमेंट दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, जो टैक्स से इनकम हो रही है, जो टैक्स से कलेक्शन हो रहा है, उसे रेवेन्यू बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है इन सभी स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को एक तरह से, कि अगर किसी भी स्टेट्स को जीएसटी के आने के बाद, जीएसटी अप्लाई होने के बाद कोई लॉस होता है, उसकी इनकम कम हो जाती है, लॉस तो तभी मानेंगे ना जब आपकी इनकम कम हुई, पहले ज़्यादा होता था टैक्स का कलेक्शन, अब जीएसटी आने के बाद कम हो गया तो इनकम कम हो गई। तो अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो पैसा आपको। क्लियर? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि अगर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी स्टेट्स की रेवेन्यू में कमी आती है, यानी जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स से उसका जो कलेक्शन होता था, चाहे आप सीएसटी बोल लें, चाहे आप वैट बोलें, सेल्स टैक्स भी लगता है विद इन स्टेट बेचते हो तो वैट, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से उसकी कलेक्शन में कमी आती है, उसका इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो कम हो जाता है पहले के मुकाबले जो जीएसटी आने के बाद, तो जो लॉस होगा वो कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी पैसा। तो अब इन स्टेट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हमें क्या प्रॉब्लम, क्योंकि नुकसान की भरपाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही रही है ना। आपको जो लॉस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम उसका पेमेंट आपको करेंगे। इसके अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई मशीन तो है नहीं कि पैसा कहीं से आ रहा है, कोई खजाना, कोई ट्रेजरी भी नहीं है, इसको भी तो पैसा चाहिए। जिन स्टेट्स को नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए इसको पैसा लाना पड़ेगा। तो इसने कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट, जीएसटी सेस कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट, वही सेम 2017 में कानून बना, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। इस एक्ट में ये बताया गया कि अगर जीएसटी के आने के बाद स्टेट्स को लॉस होता है, उनकी इनकम कम हो जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स से जो पहले कलेक्शन होता था, रेवेन्यू मिलती थी, उससे कम होती है इन स्टेट्स की इनकम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू उन स्टेट्स को कंपनसेशन देगी, उनको नुकसान जो है उसकी भरपाई करेगी। अब क्वेश्चन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा लाएगी कहाँ से, तो गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ गुड्स हैं जो लग्जरी नेचर के होते हैं, लग्जरी यानी बहुत महंगे, से मर्सिडीज़ कार हो गई जो बहुत महंगी, गवर्नमेंट बताएगी, नोटिफाई करेगी, जो कॉस्टली गुड्स हैं, जो महंगे गुड्स हैं। इसी तरह कोई सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स मतलब बोल रहे या डीमेरिट गुड्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं, जैसे पान मसाला, गुटखा, तंबाकू एक्सेट्रा, सिगरेट, जो सिन गुड्स होते हैं या डीमेरिट गुड्स होते हैं, जो लग्जरी गुड्स होते हैं, जो बहुत महंगे आइटम होते हैं, इन पे गवर्नमेंट एक अलग से टैक्स लगाएगी। जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, वो तो लगेगा इन पे, इनके अलावा एक अलग से टैक्स लगाया जाएगा, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट टैक्स के नाम से, इन पे एक अलग से और टैक्स लगेगा, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस। और फिर इस टैक्स से जो इनकम होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस इनकम से सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट को लॉस की भरपाई करेगी जिनको जीएसटी आने के बाद लॉस हुआ है। फटाफट समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। ये जो सेस है, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा लग्जरी गुड्स पे और सिन गुड्स और डीमेरिट गुड्स पे लिया जाएगा। इन गुड्स से जो सेस का कलेक्शन होगा, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, सेस मतलब एक एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, जो कलेक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे से उन स्टेट्स की भरपाई करेगी जिन स्टेट्स को जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ है। अब आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर लॉस हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को देगी पैसा।
अब क्वेश्चन उठता है लॉस कैलकुलेट कैसे होगा। वैसे ये डिटेल में फाइनल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत कम समरी है, फिर भी समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 2015-16 को एक बेस ईयर माना जाएगा। जैसे हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार का। सपोज 2015-16 जब जीएसटी इंडिया में नहीं आया था तो पहले वैट और सीएसटी लगते थे, सेल्स टैक्स और वैट। सीएसटी तो आपका लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स बिकता था, और वैट अगर विद इन स्टेट बिकता था तो वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स भी आप बोल सकते हैं। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तब लगता था। सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो 10 करोड़ होती थी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई रैंडम फिगर है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इनकम 10 करोड़ हुई थी 15-16 में। इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन हुआ था, रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू, आपके लिए भले वो पेमेंट है, तो गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है, टैक्स से जो भी पैसा मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन हुआ था वो 10 करोड़ हुआ था। अब जीएसटी आ गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें ये जो 15-16 है ये बेस ईयर है, इसमें आप 14% का इंक्रीमेंट करके देखिए। फिक्स है 14%, यानी जीएसटी इसमें 14% बढ़ाइए। 17-18 में जीएसटी आया ना इंडिया में, पहला साल तो 17-18 हुआ, फिर 18-19 हुआ, इस तरह से आप इसमें 14% बढ़ाइए। तो ठीक है, हम बढ़ा लेते हैं। 1.4 करोड़ हो गया, 10 का 14%, टोटल 11.4 करोड़, 11.4 करोड़ हो गया। तो जीएसटी आने के बाद 17-18 की बात करें, क्योंकि 17-18 फाइनेंशियल होगा, मार्च 18 में एंड होगा, तो इस साल 17-18 में सपोज आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो जीएसटी से कलेक्शन हुआ, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, अपन मानते हैं 11 करोड़ हुआ, जीएसटी आ चुका था 17-18 में, तो आना चाहिए, और 14% का इंक्रीमेंट होना चाहिए था जीएसटी आने के बाद, गवर्नमेंट ने बोला। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी आने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 11 करोड़ की इनकम हो रही है 17-18 में, जबकि होनी चाहिए थी 11.4 करोड़ की इनकम। तो जो ये 0.4 करोड़ की इनकम कम हो रही है, कौन ट्रांसफर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी समझ में आ गया होगा, ये जो 15-16 बेस ईयर होगा उस ईयर में 14% जोड़ा जाएगा। अगर उस इनकम से उस 14% ऐड करने के बाद उतना कलेक्शन नहीं हो रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को पैसा ट्रांसफर करेगी। अब 18-19 की बात करते हैं। अब 89 के लिए ये हो गया, कंपाउंडेड बेसिस पे लगेगा, ये हो गया बेस, इसमें आप 14% बढ़ाएंगे। अगर उसमें भी अगर 18-19 में जितना कलेक्शन हो रहा है उससे कम हुआ है, 14% इंक्रीमेंट के बाद ये टोटल ज़्यादा और 89 का कलेक्शन कम है, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से नुकसान की भरपाई करेगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि 14% इंक्रीमेंट होगा हर साल, और पहले 5 साल तक गवर्नमेंट ने लिखा था कि पहले 5 साल तक जो भी नुकसान होगा जीएसटी आने के बाद, पहले 5 साल तक जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखा जाएगा, पर इस 5 साल का पीरियड अब बढ़ा दिया गया। जीएसटी आए हुए 5 साल तो हो ही गए हैं, अब इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2026 तक। यानी 2026 तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को पैसा ट्रांसफर करेगी अगर जीएसटी आने के बाद उन्हें नुकसान हुआ है, और 14% एक बेस रेट दी गई, हर आपके 14% बढ़ाती जाएगी, और उससे कंपेयर करेगी आपका कलेक्शन अगर इससे कम हुआ है तो जितना कम हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा ट्रांसफर करेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब रीड कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत शॉर्ट पैरा दे रखा है, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। A GST compensation cess at a specified rate is imposed under Goods and Service Tax Compensation to State Cess Act बनाया गया 2017 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम, जो बहुत महंगे सामान होते हैं, मर्सिडीज कार एक्सेट्रा, उन पे लगता है। और डीमेरिट गुड जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, जो खराब गुड्स होते हैं, सिन गुड्स होते हैं, लाइक पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, महंगा पानी, मोटर कार एक्सेट्रा, कंप्यूटेड ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। ऑब्वियसली हर टैक्स वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, आप किसी वैल्यू पे तो कैलकुलेट करते हैं टैक्स। कंपनसेशन सेस इज लेविएबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी सेम स्टेट में भी लगेगा, एंड इंटर स्टेट सप्लाई पे भी लगेगा। ऐसा नहीं कि एक इंटर दोनों पे लगेगा, सेम स्टेट में बेच रहे हैं वो सामान तो भी लगेगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो भी लगेगा, विद अ व्यू टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उन स्टेट को इसका कंपनसेशन दिया जाएगा, पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जिन स्टेट्स को जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है। इनिशियली
स्टार्टिंग में इट वॉज लेवीड मतलब चार्ज किया गया था, लगाया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर अप टू 30 जून 2022 तक ही लगाया गया था। हाउएवर इट्स लेवी एंड कलेक्शन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, पर अभी टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2016 तक ये लगाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी गवर्नमेंट को नुकसान होता है 2026 तक भी तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। Compensation is to be provided to a state for a period of 5 years from the date on which the state bring its SGST into force। जिस SGST वही 1 जुलाई 2017 से ही अप्लाई हुआ, उस देर से लेकर 5 ईयर तक जो नुकसान होगा उस पर भरपाई कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पर इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, सेकंड, जीएसटी या टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जब पहले दिन से पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है, तो जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, पर आप कुछ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, उन गुड्स के नाम पढ़ने जा रहे हैं जिन पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता है, और जब जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं वो गुड्स, जीएसटी के एम्बिट में नहीं आते हैं, एरिया में नहीं आते हैं, तो उन पर वही भी टैक्स लगते हैं जो पहले लगते थे। जीएसटी इज लेविड मतलब चार्ज होता है ऑन ऑल गुड्स, सभी गुड्स पर एंड सर्विसेज पे, एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट लिख दिया मतलब इन पे नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आप शराब बनाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। शराब पे तो कभी लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? अब इसे समझ लें ध्यान से कि शराब को क्यों छोड़ा गया। अल्कोहलिक लिकर यानी शराब, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानव उपयोग के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन। देखिए शराब पे कोई भी टैक्स लगाने की पावर स्टेट के पास में है, पहले से आप पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जिन टॉपिक्स के नाम हैं उन पे कोई भी कानून बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जिन टॉपिक्स के नाम हैं उन पे किसी भी तरह का कानून बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक हैं उन पे दोनों सरकारी कानून बना सकती हैं। तो स्टेट लिस्ट में साफ क्या ही टॉपिक है कि शराब पे कोई भी टैक्स लेना है, अगर अल्कोहलिक लिकर पे कोई टैक्स लेना है तो केवल स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं। टॉपिक वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अगर कोई भी टैक्स लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। एक स्टेट गवर्नमेंट एक तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है, प्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पे ली जाती है, प्लस अगर आप बेचते हैं उस पर तो वैट भी लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। सेम स्टेट में बेचेंगे तो वैट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये पुराने टैक्स हैं जो अभी भी शराब पे लगते हैं, क्योंकि शराब अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप बना रहे हैं, मानव उपयोग के लिए बना रहे हैं, तो अभी भी वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं जिस उस पर वही टैक्स लगते हैं जो पहले लगते थे। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती है गुड्स मैन्युफैक्चर करने पर, ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और ये वैट और सीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है बेचने पे। तो प्रोडक्शन पे जैसे आप फैक्ट्री से बाहर निकालेंगे शराब तो आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना होगा, एक्साइज ड्यूटी, और फिर आप उसे सेल करेंगे कस्टमर को तो वैट, और अगर विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स देना होगा, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेच रहे हैं तो सीएसटी आपको देना होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब जब जीएसटी लाया जा रहा था इंडिया में, ध्यान से समझिए, जब जीएसटी लाया जा रहा था तो सारे गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी के दायरे में आना था। शराब भी एक गुड्स है तो शराब पे भी क्या लगना चाहिए था? जीएसटी लगना चाहिए था। सारे गुड्स जब जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं तो शराब को भी जीएसटी में लाया जाएगा और इस पर गुड्स टैक्स रहेगा। पर कई स्टेट्स ऐसे थे जहां शराब से ही ज़्यादा इनकम होती है, उन्हें लगा हम तो प्यासे ही मर जाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शराब वाले को भी जीएसटी के दायरे में ले आएगी। वैसे तो ये हमारा टॉपिक है, हमारे पास राइट है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा राइट ले लेगी तो शराब पे फिर जो टैक्स लगेगा उसका आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। कोई सीजीएसटी लगेगा ना, आधा तो सीजीएस लगेगा, आधा एसजीएसटी लगेगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा और फिर वो तो पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। अगर एक स्टेट में बिकेगा तब तो आधा आधा रखेंगे गवर्नमेंट, और अगर आईजीएसटी लगेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तब तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। तो स्टेट्स अड़ गए, वो स्टेट्स अड़ गए जो प्यासे मरने वाले थे, उन्हें लगा कि हमारी तो प्यास ही मर जाएगी, हमें तो इनकम ही सबसे ज़्यादा शराब से होती है। ठीक है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ शराब से ज़्यादा इनकम होती है, बहुत ज़्यादा शराब सेल होती है। और अब इतना तो कॉमन सेंस रखते ही शराब पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, 40% तक टैक्स चार्ज होता है शराब पर। 100 रुपये की अगर बोतल आप खरीद रहे हैं तो 40% टैक्स लगेगा, तो ये 40 रुपीज़ जाएंगे गवर्नमेंट को। और कौन सी गवर्नमेंट को जाते थे? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेट्स अड़ गए
जहाँ पर शराब की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है, क्योंकि उनको लग रहा था फिर हमारी इनकम कम हो जाएगी और इसमें से आधा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, आधा हमें मिलेगा, और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तब तो पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। तो ये स्टेट अड़ गए कि हम तो आने ही नहीं देंगे जीएसटी। लेके आओ, कैसे लेके आते हो, क्योंकि राज्यसभा में तो बिल पास कराओगे ना, लोकसभा में तो पास करा लेगी मोदी गवर्नमेंट, वहाँ बहुमत है, पर राज्यसभा में तो स्टेट्स की मेजोरिटी है, और जब बिल ही पास नहीं होगा जीएसटी का तो आए ही नहीं पाएगा जीएसटी इंडिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर ऐसा होगा तो पंगा हो गया, तो कि हम जीएसटी को इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया इन स्टेट को कि ठीक है, हम शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हैं, शराब पर कभी भी जीएसटी नहीं लाया जाएगा। अगर जीएसटी लाना है शराब पे तो फिर एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, और एक्ट अमेंड करने के लिए वही राज्यसभा लोकसभा में आपको पास कराना पड़ेगा, राज्य मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए कभी भी शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाएगी। हाँ, उसी दिन आ पाएगी जब सारे स्टेट्स एग्री करें, मतलब मेजोरिटी आ जाए, राज्यसभा के स्टेट्स मान जाए कि ठीक है हम अपनी रेवेन्यू छोड़ते हैं। क्लियर हो गया कि इसलिए शराब को जीएसटी के दायरे में नहीं ला पाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे एक और चीज़ समझ लेते हैं। सपोज आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अब आपने देखा होगा जो कफ सिरप होते हैं, खांसी की दवाई आती है मार्केट में, उसमें अल्कोहल इंक्लूड होता है। आप मेडिसिन बनाने में भी शराब का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैं शराब मैन्युफैक्चर हूँ, मैं लिकर मैन्युफैक्चर हूँ, और मैं 10 लाख की शराब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई है। ये पहले सिप्ला कंपनी को बेचता हूँ। सिप्ला ये मेडिसिन कंपनी है इंडिया की, सिप्ला, रेनबैक्स एक्सेट्रा। ये कंपनी मेरे से शराब खरीदेगी ताकि अपनी मेडिसिन में यूज़ कर सके। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं तो शराब मैन्युफैक्चर हूँ, मैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बना रहा हूँ। 10 लाख की शराब मैं सिप्ला कंपनी को बेच रहा हूँ। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे जीएसटी लगेगा, मैं जीएसटी दूंगा नहीं। अभी आप पढ़ चुके, अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं, परचेजर जो आपसे शराब लेके जा रहा है उसका पर्पस इरेलीवेंट है, उससे मुझे क्या करना, वो खुद पिए, दवाई में डाले, पानी में फेंक दे, वॉट एवर आप कुछ भी करें, बायर का पर्पस इरेलीवेंट है। मैं तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बना रहा हूँ और मैं 10 लाख की बेच रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं देना है जीएसटी, मुझे वही पुराने टैक्स देने हैं जो पहले से लग रहे हैं। स्टेट एक्साइज ड्यूटी देनी है प्रोडक्शन करने पर, और फैक्ट्री गेट से जब बाहर निकालूंगा तो स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी दूंगा, और जब सच में कंज्यूमर को बेचूंगा तो वैट दूंगा। विद इन स्टेट बेचूंगा तो वैट लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी लगेगा। अब सिप्ला कंपनी क्या कर रही है, कफ सिरप बना रही है। कफ सिरप में कम से कम एटलीस्ट 90%, 70 to 90% क्या होती है, अल्कोहल यूज़ होती है, शराब यूज़ होती है। तभी तो नींद आती है, कुछ मेडिसिन खाने के बाद आपको नींद आती है, रिलैक्सेशन फील होता है, तो उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अभी कफ सिरप बनाया, इसमें 90% क्या है, अल्कोहल है। अब ये आप बेच रहे हैं आप कस्टमर को। अब सिप्ला कंपनी क्या बोल रही है कि भाई हम तो शराब बेच रहे हैं कस्टमर को, ऐसा होगा नहीं। आप शराब नहीं, आप तो कफ सिरप के नाम से बेच रहे हैं ना, भले इसमें अल्कोहल है, भले इसमें ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड अल्कोहल है, पर आप ये जो सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये कफ सिरप के नाम से बेच रहे हैं, ये कोई ह्यूमन कंजम्पशन शराब के नाम से थोड़ी बेच रहे हैं। तो सिप्ला कंपनी को तो जीएसटी देना होगा मेडिसिन बनाने पर, क्योंकि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि इसमें शराब इंक्लूड है, भले वो 99% हो, 90% हो, 10% हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब थोड़ी बना रहे हैं, आप तो मेडिसिन बना रहे हैं, तो इस पर तो जीएसटी लगेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखें, तो जीएसटी इज लेविड मतलब चार्ज होगा ऑन ऑल गुड्स, सभी गुड्स पे, सर्विसेज पे, एक्सेप्ट मतलब इन पे नहीं लगेगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका लॉजिक मैंने बता ही दिया, शराब पे क्यों नहीं लग पाया। हाँ, और बाकी ये जो गुड्स आप पढ़ने जा रहे हैं इन गुड्स पे लगेगा, पर अभी नहीं लगता। आपको जीएसटी काउंसिल, एक कमेटी बनी हुई है जीएसटी काउंसिल, जिसकी हेड है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो बताएंगी किस दिन से ये गुड्स जीएसटी के दायरे में आएंगे, यानी इन गुड्स पर जीएसटी लगेगा, पर कब लगेगा ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है। पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एटीएम मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपके हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट में डाला जाता है, वाइट पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस, ये गुड्स जीएसटी के दायरे में है, यानी जीएसटी एक्ट में आते हैं। पर इनके लिए गवर्नमेंट ने लिखा कि इन गुड्स पे उस दिन से जीएसटी लगेगा जब हम नोटिफाई करेंगे। देखें, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन,
ये तो आउटसाइड ही रहेगा हमेशा। इज आउटसाइड द रीलम, रीलम मतलब एरिया ऑफ जीएसटी के दायरे से बाहर है। द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इस पे पुरानी टैक्स ही लगेंगे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एंड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल होगा। इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा मतलब एक विद इन स्टेट सेम स्टेट में। अगर इंटर स्टेट है तो सीएसटी लगेगा और सेम स्टेट है तो वैट लगेगा रिस्पेक्टिवली। पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ और नेचुरल गैस। एज रिगार्ड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हेलीकॉप्टर एयरलाइंस में जो प्लेन वगैरह में यूज़ होता है, एंड नेचुरल गैस आर कंसर्न दे आर नॉट प्रेजेंटली लेविएबल जीएसटी, अभी तो इन पर जीएसटी नहीं लगता है। GST will be levied, GST चार्ज होगा on these product from a date to be notified on the recommendation of the GST Council, जो GST कमेटी बनाई गई है जो सरकार को सुझाव देती है। अभी आप पढ़ेंगे GST काउंसिल एक कमेटी है जिसमें स्टेट्स के नॉमिनी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दोनों गवर्नमेंट के, और वो टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं कि भैया GST में अब ये चेंजेस होना चाहिए, इस प्रोडक्ट पर GST की रेट ये होनी चाहिए एट्सेट्रा। तो ये जिस दिन बोलेंगे उस दिन इसकी रिकमेंडेशन मतलब सलाह पर, सुझाव पर गवर्नमेंट इन गुड्स पर GST लगाएगी। टिल सच डेट, तब तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लगती रहेगी टू बी लिव, क्योंकि इन पे तो एक्साइज कोई पुरानी टैक्स एक्साइज ड्यूटी और वैट वगैरह लगेगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू टू बी लेवाइड ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड कच्चे तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। एंड इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर मतलब सेम स्टेट में ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज टू जीएसटी और वैट रिस्पेक्टिवली। तो इन पे जो गुड्स अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं है, आपको ये याद रखना है, उन पे वही पुराने टैक्स लगेंगे जो पहले से लगते रहे हैं। टबैको, तंबाकू तो आप समझते ही टबैको, और इससे कैंसर भी होता है। टीवी में आप जब सिनेमा हॉल में जाते हैं कहीं भी तो ऐड दिखाया जाता है। तो टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी भी लगेगा और पुराने टैक्स भी लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट महंगा करना चाहती है। गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को महंगा या सस्ता कर सकती है टैक्स लगा के, ये तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप, नहीं तो आप इसको तो लॉजिक से समझ लें यहाँ पर। जैसे सपोज मैं शू मेकर हूँ, मेरा काम है शूज़ बनाना स्कूल के बच्चों के लिए, शू मेकर है, एक शू पेयर में 1000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, 1000 रुपीज़ पर पेयर है, इस पर GST लगेगा। गुड्स है, जूते बनाना गुड्स है, शू पेयर, सपोज रेट है 10%, अज्यूम कर रहे हैं 100, तो मैं ये बेचूंगा 1100 का। अब किसी शू बनाने में सबसे पहले लगता है लेदर, चमड़ा लगेगा, प्लस लेबर से मैं काम कराऊंगा, प्लस अपना प्रॉफिट, इन तीनों का टोटल 1000 रुपीज़ में कस्टमर से चार्ज करूंगा। यही करता है बिजनेसमैन, जो भी उसका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस यानी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे या सर्विस देने में लगती है। एक तो लेदर लगेगा, चमड़ा, फिर उस चमड़े पे मैं लेबर से काम कराऊंगा, उन्हें सैलरी दूंगा, फिर अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा और फिर ये प्रॉफिट आगे कस्टमर को बेचूंगा। अब कि लेदर किसी रीज़न से बहुत महंगा हो गया मार्केट में, अचानक इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ गई, और जो लेदर पहले 1000 रुपीज़ में मिल जाता था वही लेदर 10,000 मिल रहा है। अब कई बार देखते हैं ना मार्केट में किसी प्रोडक्ट की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से महंगा होता है, कई बार टमाटर महंगा हो जाता है, कई बार प्याज, ये तो खैर वेजिटेबल्स के एग्जांपल है। खाने पीने की चीज़ें, चीनी हो गई, शुगर बहुत तेज़ी से महंगी हो रही है। तो फिर जब लेदर महंगा हो गया तो फिर ऑब्वियसली मैं शूज़ की वैल्यू बढ़ाऊंगा, क्योंकि बिजनेसमैन यही करेगा, उसको महंगे में मिल रही हैं चीज़ें तो वो आपसे भी ज़्यादा मिलेगा। अब जो शू 1000 का आता था वो 1500 का हो गया पेयर, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, वो कच्चा सामान जो खरीद के लाता था अपने शूज़ को बनाने में लेदर, वो महंगा हो चुका है, तो वो आपसे ज़्यादा लेगा। तो जब ज़्यादा लेगा तो फिर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा 10% पे। अब ये 1650 का पड़ेगा पेयर, यानी पहले जो जूते आपको 1100 में मिल रहे थे अब वो 1650 में मिलेंगे। इससे एजुकेशन और महंगी हो जाएगी, एजुकेशन क्यों, जूते तो खरीदने ही पड़ेंगे, स्कूल शूज़ तो आपको खरीदने पड़ेंगे, वरना स्कूल अलाउड ही नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि ठीक है इस पर हम टैक्स माफ़ कर देते हैं, GST से अभी एग्जाम कर देते हैं, स्कूल शूज़ पे कोई GST नहीं लगेगा, तो फिर अभी 1500 के ही हो जाएंगे, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर टैक्स लगा रही है, देखिए टैक्स लगा रही थी तब 1100 का टैक्स हटा लिया तो टैक्स तो नहीं देना, अभी 1500 का पड़ेगा 1650 की जगह, तो गवर्नमेंट टैक्स हटा के उसे सस्ता कर दिया। पर अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी प्रोडक्ट को महंगा करना, जैसे सिगरेट है, सिगरेट 20 रुपीज़ की है, एक सिगरेट जो बेच रहा है बिजनेसमैन कस्टमर को 20 की है, पर सिगरेट पीने से नुकसान होता है, सबको पता है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो गवर्नमेंट ने सिगरेट पे बोला 80% टैक्स लगेगा सपोज,
तो 16, तो 36 में बिकेगी ये सिगरेट। यानी जो सिगरेट 20 में बिकती है वो 36 में बिकेगी। ऑल्दो इतनी महंगी नहीं है, पर एक सिगरेट की वैल्यू जब महंगी हो जाएगी तो उसके कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ेगा। जो आदमी 10 सिगरेट पीता था दिन की, वो एक ही पिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के। तो गवर्नमेंट टैक्स लगा के किसी प्रोडक्ट को सस्ता भी कर सकती है और किसी प्रोडक्ट को महंगा भी कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में, कि वो पब्लिक की भलाई के लिए ऐसा कर रही है। सेम तंबाकू में भी ऐसा ही किया गवर्नमेंट ने कि तंबाकू हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला तंबाकू पे हम दोनों टैक्स लेंगे, पुराने टैक्स भी लेंगे और GST भी लेंगे। Tobacco is within the purview of GST, ये GST के दायरे में आता है। दैट इज GST is leviable, GST चार्ज होता है ऑन tobacco. However, यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी। यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी भी लेती है, जो पहले भी लगती थी अभी भी लगती है। एक्साइज ड्यूटी में बार बार प्रोडक्शन पे लगती है, किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने पे, ऑन tobacco एंड tobacco प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। रिजल्टेंटली, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, tobacco इज सब्जेक्ट टू GST, तंबाकू पर GST लगेगा, एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी आपको इस पर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये भी वही चीज़ है, इन पे भी पुरानी टैक्स लगते हैं जो आप पढ़ने जाए। ओपियम, ठीक है, अफीम, आप हिंदी में सुनते हो नशीली चीज़ें, अफीम, इंडियन हेम्प गांजा, अफीम गांजा की बात है जो नशीली चीज़ें होती हैं। अदर नारकोटिक ड्रग्स, जिनमें नशा होता है, एंड नारकोटिक्स, तो इन पे पुराने टैक्स भी लग रहे हैं और अभी GST भी लग रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी महंगी करनी है गवर्नमेंट को, नशीली चीज़ें, क्योंकि हेल्थ इशू क्रिएट करती हैं। ओपियम, गांजा, इंडियन हेम्प, ठीक है, अफीम, गांजा एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स, कोई भी नशीली चीज़ें एंड नारकोटिक्स आर विद इन द पर्व्यू ऑफ GST, इन्हें GST के दायरे में लाया गया है। दैट इज GST इज लेविएबल ऑन देम, इन पर GST लगता है। हाउएवर, स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो रिटेन द पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी एक्साइज ड्यूटी लगाने की, उसने अभी भी रिटेन करी है, वो पावर अपने पास रखी है अभी भी GST आने के बाद भी। द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन सच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी इन पे स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है। रिजल्टेंटली, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, ओपियम, गांजा, इंडियन हेम्प, अफीम एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स आर सब्जेक्ट टू GST, इन पे GST भी लगता है, एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तंबाकू पे भी GST लगता है और पुरानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। और ओपियम, अफीम, जो अफीम गांजा है, जो नशीली चीज़ें, उन पे भी पुराने टैक्स भी लगते हैं और GST भी लगता है। फर्दर, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट मतलब ज़मीन जायदाद की बात होती है, प्रॉपर्टी ब्रोकर की बात हो रही है, आपकी कोई ज़मीन जायदाद है, हैज़ बीन कैप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ GST, इसे GST के दायरे से बाहर रखा गया। दैट इज GST विल नॉट बी लेविड ऑन सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फर्नीचर हो गया आपका, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये मूवेबल चीज़ें हैं। पर आपकी जो लैंड है, ज़मीन है और कोई बिल्डिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अभी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये गुड्स नहीं मानी जाती, मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स मानी जाती है, जिन्हें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। पर लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन्हें मूव नहीं किया जा सकता। ये मूवेबल नेचर की प्रॉपर्टी है जो परमानेंट ज़मीन से अटैच है। मूवेबल, जिन्हें हटा के आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इजीली। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो अचल संपत्ति, हिंदी बोलते हैं अचल संपत्ति, जिसे हटाया नहीं जा सकता, इजीली मूव नहीं किया जा सकता, आप उन्हें ज़मीन से हटा नहीं सकते। अगर हटाएंगे तो डैमेज हो जाएगी, जैसे बिल्डिंग को हटाना है तो डैमेज हो जाएगी ना, ऐसे थोड़ी कि आप उठा के ले जाएंगे बिल्डिंग को। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है GST, ना ये गुड्स माने गए हैं ना ये सर्विस माने गए हैं, क्योंकि GST लगाने के लिए इन दोनों में से किसी में आपको कवर होना पड़ेगा ना। अगर आप गुड्स में आ रहे हैं तो भी GST लगेगा, आप सर्विस के दायरे में आ रहे हैं तो भी GST लगेगा। अभी आप गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें GST में लिखा है कि लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन्हें बेचने खरीदने पर किसी तरह का GST चार्ज नहीं होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, ना ही वो सर्विस की डेफिनेशन में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन GST। सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो जाना, यानी पहले कुछ टैक्स लगते थे पर GST आने के बाद वो इसी में मर्ज हो गए, अब वो GST के नाम से लगते हैं, उनको अलग अलग नाम से नहीं लगाया जा सकता है, यानी अब वो टैक्स नहीं लगते हैं, वो GST में ही मर्ज हो गए, मिल गए। तो वेरियस सेंट्रल, बहुत सारे सेंट्रल टैक्स थे, स्टेट टैक्स थे, लोकल लेवी, लोकल मतलब जो आपका JD है, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुंबई में BMC, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो लोकल अथॉरिटी भी कई टैक्स लगाती थी, वो भी मर्ज हो गए। वर एग्जामाइन टू आइडेंटिफाई देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सब्ज्यूम अंडर GST। पहले तो ये देखा गया कि वो टैक्स क्या GST में मर्ज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो ढूंढा गया।
वाइल आइडेंटिफाई, जब पता चला उनको फॉलोइंग प्रिंसिपल वर कैप्ट इन माइंड, मतलब ये प्रिंसिपल ध्यान में रखे गए, ये बातें ध्यान में रखी गई और उन टैक्स को फिर जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। अब वो जीएसटी के नाम से ही लगते हैं, अलग नाम से चार्ज नहीं किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टैक्स और लेवीज, जो टैक्स लगते थे, जो चार्ज होता था, टू बी सबज्यूम्ड शुड बी प्राइमरी इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स होगा तभी तो जीएसटी में मर्ज होगा। डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी लग रहा है, इनकम टैक्स, वो तो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। आइदर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो वो गुड्स पे लगते थे या सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी वही टैक्स जीएसटी में मर्ज हुए जो या तो गुड्स पे लगते थे, जैसे वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स। अब ये दोनों जीएसटी में मर्ज हो गए, यानी अलग से अब वैट नहीं लगता और सर्विसेज टैक्स अलग से नहीं लगता। Second point, tax or levies charged to be subsumed should be part of the transaction chain which commence with import। और ट्रांजेक्शन चेन में चाहिए जो इम्पोर्ट, यानी आपको इंडिया से बाहर लाके गुड्स बेच रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब किसी को सर्विस देना एट द वन एंड, आप एक तरफ तो ये चीज़ें कर रहे हैं एंड कंजम्पशन हो रहा है उस गुड्स और सर्विसेज का एट द अदर। यही तो होता है बिजनेस चेन, यही तो होती है कि कोई बनाता है पहले, या तो इंडिया से बाहर से कोई इंपोर्ट करता है फिर आपको बेचता है, या इंडिया में बनाता है वो गुड्स और या कोई सर्विस आपको फिर सप्लाई करता है। तो एक जना ये काम कर रहा है और दूसरा उसे कंज्यूम कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसी पे तो लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो मैन्युफैक्चर पे लगता था, इंपोर्ट पे लगता था, प्रोडक्शन पे लगता था पहले, या सर्विस पे लगता था, वो अब किस में मर्ज हुआ, जीएसटी में मर्ज हुआ। पर अभी भी कस्टम ड्यूटी तो अभी भी लगती है। अभी आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, कस्टम ड्यूटी मतलब जब आप गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी देनी होती है। आयात शुल्क बोलते हैं, आयात शुल्क हिंदी में कस्टम ड्यूटी को। तब सबज्यूमिंग ऑफ टैक्सेस, जब आप टैक्स को मर्ज कर रहे थे जीएसटी में, शुड रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब बता दिया, जो आप इनपुट टैक्स देते हैं खरीदने पे, उसे आउटपुट में से घटाने को प्रोसेस को टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आईटीसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। इन इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, एंड इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेवल पर। द टैक्सेस, लेवीज एंड फीस, जो भी फीस है, दैट वर नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऐसा कोई भी टैक्स या फीस जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड नहीं था, वुड नॉट बी सबज्यूम अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में मर्ज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो जीएसटी में कैसे मर्ज होगा, वही टैक्स जीएसटी में मर्ज हुए, जीएसटी में आ गए जो गुड्स या सर्विस पे लगते थे, जो टैक्स गुड्स और सर्विस पे नहीं लगते थे। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। नेक्स्ट, रेवेन्यू फेयरनेस, कोशिश की गई कि रेवेन्यू सही मिले, इनकम सही हो फॉर बोथ यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट को, इंडिविजुअली वुड नीड बी टू बी अटेम्प्टेड। तभी तो आधा आधा कलेक्ट होगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी टैक्स और आधा स्टेट गवर्नमेंट। तो फेयरनेस रखी गई, ऐसा नहीं कि स्टेट को दबा दिया गया, स्टेट की इनकम छीन ली गई, ऐसा नहीं हुआ। फेयरनेस रखी गई, इनकम को सही डिसाइड किया गया कि आधा स्टेट लेके जाएंगे एसजीएसटी के नाम से, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी के नाम से लेके जाएगी। टेकिंग द अबव प्रिंसिपल इनटू अकाउंट, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आपने ऊपर पढ़ी, फॉलोइंग टैक्सेस वर सबज्यूम, वर मतलब हो चुके थे, ये सबज्यूम हो चुके हैं, जीएसटी में आ गए, ये टैक्स जीएसटी के दायरे में आ गए। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से सेंट्रल टैक्स और कौन से स्टेट टैक्स जीएसटी में मर्ज हुए। तो पहले हम सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था वो हट गया है, अब नहीं लगता, ये जीएसटी में आ गया। सर्विस टैक्स नहीं लगता। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन, जो मेडिसिन पे लगती थी, और टॉयलेट प्रिपरेशन, टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक क्रीम, टॉयलेट का मतलब ये वाला टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट मतलब सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह पे जो लगता था टैक्स, वो भी अब जीएसटी मर्ज हो गया। सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी, स्पेशल सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब इसको समझाने से देखिए कोई मतलब नहीं है कि ये कस्टम में लगती थी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अभी हट चुकी है, अभी स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगती। अगर मतलब पहले लगती थी, अब नहीं लगती। होती क्या थी कि कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है, पर इंपोर्ट होने के बाद भी वो गुड्स सस्ता होता था। जैसे आपने सोनी का नाम सुना होगा, सोनी जैपनीज़ कंपनी से टीवी कैमरा आते हैं, और इंडियन मेंटलिटी क्या होती है, फॉरेन प्रोडक्ट सस्ते हैं। तो आपने टीवी खरीदा 20,000 का, इंपोर्ट किया पहले, इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट करने पे। आप सी फाइनल पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी लगती है 2000, तो टीवी 22 का हो गया। और हमारे इंडियन कंपनी है, उनका टीवी 40 का बन रहा है, क्योंकि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा है। जैपनीज़ में कंपनीज में टेक्निक ज़्यादा है, वो सस्ता बना लेते हैं प्रोडक्ट और अच्छा बना लेते हैं। तो फिर सोनी का टीवी वही 22 का, इंडियन कंपनी जो बना रही है वही टीवी 40,000 का है, तो कंपटीशन फेयर ही नहीं रहेगा। और इंडियन मेंटलिटी क्या है कि फॉरेन प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो हर कोई फिर सोनी का टीवी खरीदेगा ना, तो फिर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी।
इस प्रोडक्ट पे, सोनी के टीवी पे, ताकि इंडियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव हो जाए। अगर आप फॉरेन प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर वो सस्ते रहेंगे, और फिर इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि फॉरेन प्रोडक्ट अच्छा है तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी। तो इनको बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था काउंटर वेलिंग ड्यूटी कस्टम में, जो अब नहीं लगाया जाता है। उसकी जगह आप जीएसटी भी पढ़ेंगे, इंपोर्ट करने पर जीएसटी देना होता है, ये जीएसटी में मर्ज हो गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी हट गया, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट लगता था, अब आईजीएसटी लगता है। सेंट्रल सरचार्ज कोई एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, सेस लग गया, इन सो फार एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे जो लगते थे वो हट चुके हैं। स्टेट टैक्स कौन से हटे? स्टेट सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स पे टैक्स, सेस लगना, इन सो फार एज द रिलेट अगर वो लगते थे किसी गुड्स और सर्विस पे वो हट चुके हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, जो मूवी टिकट्स पे लगता था, एक्सेप्ट दोज लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी। हाँ, लोकल अथॉरिटी के पास अभी भी पावर है कि वो कोई टैक्स लगा सकती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई टैक्स लगा सकती है। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, ये हट चुका है। कोई लॉटरी टिकट्स पर, बैटिंग पे, कोई गैमलिंग पे, जुआ खेलने पे कोई टैक्स लगता था वो बंद हो चुका है। एंट्री टैक्स हट गया, कोई एंट्री टैक्स लगता था, परचेज टैक्स वो हट गया। वैट और सेल्स टैक्स जो लगता था, लग्जरी टैक्स हट गया। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे टैक्स किस में मर्ज हो गए हैं? जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये पैराग्राफ तो इजी है कि अभी सारे टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए, एक ही साइट आ गई। सिंगल टैक्स हो गया जीएसटी, सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म लॉ हो गया, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल लॉ हो गया पूरे इंडिया में। कंप्यूटराइज यूनिफॉर्म प्रोसेस, कंप्यूटराइज आप पढ़ चुके, जीएसटीएन पोर्टल पे जाके होंगे सारे काम, एक ही साइट है, आपको डिफरेंट साइट पे नहीं जाना। और जीएसटी में 3 कैटेगरी है बेसिकली, सीजीएसटी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी में लगेगा, स्टेट लेगा, आईजीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जाएगा, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी जाएगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। वर्ड विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी आप पढ़ चुके हैं कि अल्कोहलिक जो लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ये इसको अभी भी पुरानी टैक्स लगते हैं, यानी इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है शराब पर, अगर मानव कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और वही वैट और सीएसटी लगता है। अब ये जो 5 प्रोडक्ट आपने पढ़े, ये जीएसटी काउंसिल बताएगी किस दिन से जीएसटी के दायरे में आएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ की फुल फॉर्म होगी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जीएसटी काउंसिल बताइए किस दिन से आएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी लगाती थी, इनके पास अभी भी पावर है, जो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल बॉडी, वो अभी भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती हैं। तंबाकू, टबैको जो एक प्रोडक्ट है, इस पर दोनों टैक्स लगते हैं, जीएसटी भी लगता है। तंबाकू आप पढ़ चुके, इंडियन ओपियम, अफीम, इन सब पे पुराने टैक्स भी लगते हैं और जीएसटी भी लगता है। क्वेश्चन टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला पॉइंट, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रेलिम ऑफ जीएसटी, ये तो ट्रू है, आप पढ़ चुके। आउटसाइड मतलब बाहर, रेलिम मतलब एरिया, जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं, शराब पर वही टैक्स लगेगा जो पहले लगते थे, तो शराब पर टैक्स लेने का पावर किसके पास थी? स्टेट के पास, और आज भी स्टेट के पास है। तो प्रोडक्शन करने पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी या प्रोडक्शन टैक्स आपको देना होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा मतलब सेम स्टेट। सेल ऑफ एल्कोहल इज सब्जेक्ट टू सीएसटी और वैट, बिल्कुल वही पुराने टैक्स, क्योंकि शराब अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और विद इन स्टेट बेचते हैं तो वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता है, जिसे आप सेल्स टैक्स बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सब्जेक्ट टू जीएसटी, फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है, जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं एल्कोहलिक लिकर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलिए बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अब तक जो टॉपिक समझाया नहीं आया है बाई चांस, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, थैंक्स का या लाइक का। आप कुछ लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, ताकि और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बताइए, ताकि हम पढ़ाते टाइम आपको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।